उत्तराखंड की बीजेपी सरकार 3 साल पूरे कर रही है और इस मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब। आपका स्वागत है रावत साहब। धन्यवाद। और पहला सवाल मेरा यही है कि 20 साल का उत्तराखंड है, नवे आप मुख्यमंत्री हैं और दूसरे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो 3 साल अपने ऑफिस में पूरा कर रहे हैं। कितना चुनौतीपूर्ण समय आपके लिए रहा है? देखिए, चुनौतियां तो राजनीति में हमेशा रहती हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो 3 साल का कार्यकाल अभी तक इस सरकार का हुआ है, इन 3 सालों में हमने बड़ी बेफिक्री से और बड़े सबके साथ मिलकर के अपनी जो विधायक हैं, अपना जो संगठन है, जो अपने जो मंत्रिपरिषद है, सबके साथ मिलजुल करके हमने एक कोशिश की कि हमने जो वायदे प्रदेश की जनता से किए चुनाव के दौरान, उन वायदों पर हम निभाते हुए और सरकार का काम हम आगे बढ़ाएं। जो डेवलपमेंट की जो योजनाएं हैं उनको हम आगे बढ़ाएं। और इस टाइम इन 3 साल के जो कार्यकाल हमारा संपन्न होने जा रहा है, इन 3 साल के कार्यकाल को अगर हम तुलना करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें या जो नए नए प्रोजेक्ट्स हम राज्य में हम लोग लाए हैं, उस दृष्टि से अगर हम देखें तो मैं समझता हूं कि ये 3 साल पिछले 10 सालों पर भारी पड़ेंगे। जिस तरह की हमने इसमें जो फंडिंग हो, चाहे सेंटर से फंडिंग हो, वर्ल्ड बैंक से फंडिंग हो, एशिया इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग हो, हम तमाम तरह की जो योजना है हम राज्य के लाए हैं, वो अभूतपूर्व योजना है। प्रधानमंत्री जो बात कहते थे डबल इंजन की चुनाव के दौरान भी, तो आपको लगता है उसको फायदा मिला उत्तराखंड को? निश्चित रूप से उत्तराखंड को मिला है। आप ये देखिए कि ऑल वेदर रोड का तोहफा हमको मिला, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हमको बहुत बड़ी फंडिंग हमको हुई, रेल कनेक्टिविटी की दृष्टि से रेल का काम बहुत तेज़ी से, रेलवे लाइन का काम चल रहा है। एयर कनेक्टिविटी अगर हम देखें तो जब 3 साल पहले यहाँ पर हमने सरकार संभाली थी तो 11-12 फ्लाइट थी, आज 22 हो गई हैं। इस महीने से 8 फ्लाइट और बढ़ने वाली हैं, तो लगभग 30 के करीब फ्लाइट ये देहरादून से देश के अनेक जो हमारे महत्वपूर्ण शहर हैं, जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं, वहाँ तक हम एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ रहे हैं। नई नई रेल यहाँ पर प्रारंभ की गई हैं। रेल लाइन जहाँ एक और हमारी कर्णप्रयाग रेल लाइन बन रही है, वहीं देवबंद रुड़की रेल लाइन, उसका भी हमारा वो प्रोसेस में है। उसके लिए हम फंडिंग हमने किया है, कुछ लैंड एक्वायर हमने कर लिया, कुछ लैंड एक्विजिशन का काम जो यूपी का हिस्सा वहाँ पर चल रहा है। रोड कनेक्टिविटी दृष्टि से देहरादून टू दिल्ली ये बाया सहारनपुर एक्सप्रेस वे हमारा सेंक्शन है। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी से हमारे कुछ क्लियरेंस होने हैं, जैसे वो हो जाएगा त्यों ही इसके टेंडर हो जाएंगे और हम 2.5 घंटे में प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी पहुंच जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो अच्छी रोड्स का है, अच्छी कनेक्टिविटी का है। आज उत्तराखंड उससे संपन्न होने जा रहा है, या मैं कहूं कि तमाम तरह की जो कनेक्टिविटी चाहिए वो आज हमको उपलब्ध हो गई है और ये अब विकास की गति को तेज़ करेगा और नए नए आयामों इससे जुड़ते चले जाएंगे। जी, एक आपने हाल में एक बड़ा फैसला लिया, राजनीतिक फैसला, वो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का। 3 महीने पहले मैंने आपसे बात करी थी, एक इंटरव्यू लिया था नवंबर में, मैंने यही प्रश्न आपसे पूछा था, तो आपने कहना था कि इमोशनली कोई डिसीजन लेंगे नहीं और राजधानी के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए। ऐसा क्या हुआ मुख्यमंत्री जी 3 महीने में कि आपने एकदम गैरसैंण पर डिसीजन लिया? भाई, ये राजनीतिक निर्णय है, कौन सी बात कब बोलनी है, कितनी बोलनी है, सब सोच समझ के बोलना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि जब हमने ये निर्णय लिया है तो हमने तमाम जो व्यवस्थाएं चाहिए फ्यूचर की दृष्टि से आज हमारे पास उपलब्ध होने जा रही हैं। 2024 तक कर्णप्रयाग तक रेल लाइन पहुँच जाएगी। 2020-21 तक उम्मीद है कि श्रीनगर तक रेल लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऑल वेदर रोड का जो काम चल रहा है उसमें कुछ अड़चनें बीच में आई, अब लगभग काफ़ी हद तक वो दूर हो गई हैं। कुछ अड़चनें हैं वो दूर हो जाएंगी। आज प्रदेश के अंदर जो उड़ान योजना है उसके अंदर हमारे राज्य पहला राज्य जहाँ पर हेली सर्विसेज शुरू हुई हैं, गौचर तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। तो जो सुविधाएं चाहिए जो आने जाने के लिए, जो मैंने आपसे कहा कि भावुकता में हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, हमने वहाँ पर पानी की ज़रूरत है। आज हम 50 किलोमीटर दूर से वहाँ पर पानी की व्यवस्था करते हैं, टैंकर में पानी जाता है। अब हमारे ऊपर झील निर्माण के लिए हमने वहाँ पर टेंडर बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो हम पानी की भी हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। अभी हमारी जो रोड की कनेक्टिविटी है कर्णप्रयाग टू दिवाली खाल,
दिवाली खाल टू भरारीसैंण, दिवाली खाल टू गैरसैंण, आगे चौखुटिया, दोराहाट की जो हमारी कनेक्टिविटी जो रोड है उस रोड को हमको बाइंड करना है, उसको हमको विस्तारित करना है। तो ये तमाम ये काम है और ये काम अब समय आ गया है कि आज काफ़ी कुछ हो चुका है, कुछ हमको करना है। आज हम उस स्थिति में हैं कि हम उसको कर सकते हैं और इसलिए जो निर्णय हमने लिया है, जो मैंने कहा कि हमको भावुकता में, मैं शुरू से बात कह रहा हूँ कि हमने भावुकता में हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, हम व्यवहारिक धरातल पर निर्णय लेंगे। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम उसका सहारा लेकर करेंगे और आज हमने उसकी दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चाहे हमने राज्य में हमारी ई मंत्रिमंडल हमारा हो रहा है, ई ऑफिस हमारे, आपने पैसे की भी बात की थी मुख्यमंत्री की, हाँ, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, ई ऑफिस की हमने बात की। आज ई ऑफिस हमारे राज्य में हमारे उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर राजधानी हम गैरसैंण में बनाते, पहले बना लेते, तो जम्मू कश्मीर का अनुभव लीजिए आप, 1 महीने पहले से फाइलें बंधनी शुरू हो जाती हैं। वहाँ 2 महीने राजधानी जम्मू में आती है, फिर उसके बाद 1 महीना यहाँ से फाइल बांधने में और वहाँ तक ले जाते हैं। 200 करोड़ रुपए उस पर खर्चा होता है। आखिर ये 200 करोड़ जो हम आने जाने में खर्चा करेंगे, फाइलें लाने ले जाने में खर्चा करेंगे, ये 200 करोड़ क्यों इस काम में लगना चाहिए? और इसलिए हमने कहा कि हम राजधानी क्षेत्र विकसित करेंगे। हमने ये कहा कि हम वहाँ ई सेक्रेटरीट बनाएंगे ताकि ये जो फाइलों का लाना ले जाना है, ये खर्चा जो 150-200 करोड़ रुपए खर्च होता है, 100 करोड़ रुपए खर्च होगा, वो खर्चा ना हो, वो हमारे डेवलपमेंट के काम में लगे। और आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, आज हम उसमें सक्षम भी हैं और उस पर खर्चा भी जो है बहुत कम होने वाला है और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हर साल का इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैंने कहा कि हमने बहुत सोच समझकर और तमाम जब हमने व्यवस्थाएं देखी कि हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हमने वो निर्णय लिया है। जी, जैसे आपने कहा कि गैरसैंण का जो फैसला आपने लिया है, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था और पहाड़ में बहुत लोगों की एस्पिरेशन थी कि गैरसैंण में राजधानी है किसी भी मोड में, वो हुआ है, वो लोग खुश हुए हैं। साथ में एक नई बहस भी चली है, जो आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि भाई अब समर कैपिटल वहाँ है, टेम्परेरी कैपिटल में हम रहते हैं, तो हमारी परमानेंट कैपिटल कहाँ होगी? कहीं ये तेलंगाना का जैसा मामला तो नहीं हो जाएगा? देखिए, ये तो बाल के खाल निकालने वाली बात है। विपक्ष का जो काम है कि उनको हर बात का विरोध करना है, हर बात का बाल की खाल निकालने जैसे काम करना है, छिद्रान्वेषण करना है कि कहाँ छेद है, तो मिल जाएंगे, हर जगह मिलेंगे। और इसलिए हमने जो निर्णय लिया है, मैंने कहा कि हमने जन भावनाओं के अनुकूल लिया है और जनता ने अपनी भावनाएं भी प्रकट की हैं। प्रदेश का कोई कोना ऐसा नहीं है और प्रदेशवासी जो प्रदेश से बाहर हैं, चाहे विदेश में हैं, उन्होंने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और खुशी जाहिर की। सबसे बड़ी बात यह है कि सबने इस पर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। तो हमारे लिए मैं समझता हूँ कि इससे खुशी की बात और इससे बड़ी जो सहमति जो प्रदेश की जनता ने दी है या समर्थन दिया है, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। अगर हम उसकी सोशल मीडिया पर अगर हम उसकी रीच देखें तो 25 लाख से ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच हुई है और लोगों ने उसका स्वागत किया, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि प्रदेश की जनता ने उसको किस तरह से लिया है, सकारात्मक लिया है, नकारात्मक लिया है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जहाँ देवस्थानम बोर्ड वो 15 लाख से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा, ये 25 लाख से भी आगे लोगों ने इसको देखा है। तो हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात है और हम उससे ज़्यादा अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हमने जो निर्णय लिया वो सही निर्णय लिया। क्या आपको लगता है कि ये गैरसैंण के इशू के बाद पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है पहाड़ों में और कुछ राजनीतिक लाभ मिलेगा? देखिए, पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि गैरसैंण एक प्रतीक है और उत्तराखंड राज्य जो बना, ये पर्वतीय राज्य बना है। बड़ी स्पष्ट इसके पीछे सोच है कि लखनऊ से यहाँ निगरानी नहीं रखी जा सकती है, लखनऊ से उत्तराखंड की प्लानिंग ठीक से नहीं की जा सकती है। गैरसैंण को हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो जो हमारे नीति नियंता हैं, नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं और जो हमारे जो कहना चाहिए कि नियोजन करने वाले हैं, डेवलपमेंट की योजनाएं बनाने वाले हैं, उनकी सोच में परिवर्तन आएगा। और वो सोच परिवर्तन बहुत ज़रूरी थी, वो बहुत ज़रूरी है फ्यूचर की दृष्टि से। वो सोच जब परिवर्तन होगी तो जो विकास की हमारी अवधारणा या राज्य बनाने की जो अवधारणा थी वो तभी पूरी होगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गैरसैंण का निर्णय इस राज्य के संतुलित विकास में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपका एक दूसरा बड़ा फैसला रहा देवस्थानम बोर्ड का। गैरसैंण को बहुत हाथों हाथ लोगों ने लिया, लेकिन देवस्थानम बोर्ड में कहीं देखने में आया कि बड़े डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोग
कुछ लोगों को लगा कि उनको उससे नुकसान होगा, उनके जो हक हकूक़ हैं, विशेषकर जो हमारा पंडा समाज है, जो पीढ़ियों से, सैकड़ों वर्षों से जो सेवा करता आया है। देखिए, आज तो सड़कें बहुत जल्दी खुल जाती हैं, मशीनें हैं। पहले तो सड़क टूट जाती थी तो कई बार महीनों महीनों यात्री बद्रीनाथ में रुकते थे, केदारनाथ में रुकते थे या रास्ते में रुकते थे। तो हमारा जो ये पंडा समाज है, जो वहाँ का हमारा पुरोहित समाज है, वो उनकी पूरी देखरेख करता था, एक गार्जियन के रूप में उनके बीच में उनकी चिंता करता था और अपने घर से उनके लिए खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब करते थे। अब सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से उन्होंने इन श्रद्धालुओं की सेवा की जो यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसे में उनको लगा कहीं हमारे जो हक हैं वो कहीं प्रभावित ना हो जाए। एक मन में एक आशंका पैदा हुई। हमने उनको आश्वस्त किया, भाई ऐसा होने वाला नहीं है, और जितने हमारे यहाँ यात्री बढ़ेंगे उतना हमारे हक हकूक़ और मजबूत भी होंगे, हमको आर्थिक रूप से भी लाभ होगा, और हमारे जो देवस्थान हैं, इन देवस्थानों में लोगों का जो आना जाना है, श्रद्धालुओं का, वो भी संख्या हमारी यहाँ पर बढ़ेगी। आपको अगर ध्यान हो तो जब केदारनाथ आपदा हुई, केदारनाथ आपदा के बाद जब उसके पुनर्निर्माण की तैयारी हुई और उसको एक मास्टर प्लान के तहत जब डेवलपमेंट की योजना बनी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में, तो तब भी लोगों में बड़ी बेचैनी थी कि क्या होगा, कैसे क्या होगा। आज जब उनको व्यवस्थित वहाँ पर कर दिया गया है, एक व्यवस्थित तरीके से उसका पुनर्निर्माण किया गया है, तो अब लोग संतुष्ट हैं और यात्रियों की संख्या बढ़ी है। तो उनको जो लगता था कि इससे हमको कहीं नुकसान ना हो जाए, वो नुकसान जब उनको लगा नहीं, तो आज कोई विरोध नहीं है। और इसलिए मैं, जो हमारा जो पंडा समाज है, जो वहाँ पर पुरोहित समाज है, हमने उनको ये आश्वस्त किया है कि हम किसी तरह का नुकसान, हक हकूक़ सरकार लेने वाले नहीं है, वो आपके हक हकूक़ बने रहेंगे। राज्य सरकार, क्योंकि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भविष्य की दृष्टि से, अब जिस तरह से वहाँ पर संख्या बढ़ रही है कि एक अनुमान है कि 2025 तक 1 करोड़ लोग इन धामों में आएंगे। अभी लगभग 36 लाख के करीब लोग वहाँ पर आ रहे हैं। तो भी उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए, उनके लिए तमाम अवस्थापना सुविधाएं चाहिए। तो अवस्थापना सुविधाएं बीकेटीसी नहीं कर सकता, उसके लिए सरकार का उसमें होना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने उसके लिए एक अलग फंड की भी व्यवस्था की, अलग मद की व्यवस्था की अपने वित्तीय आय व्यय में। तो उससे भविष्य में लाभ होगा। और हमारे जितने भी लोग, कुछ लोग पॉलिटिकल कारणों से विरोध कर रहे हैं, देखने में आया कि बाद में कांग्रेस बीजेपी का विरोध हो गया, कांग्रेस के लोग उसमें कूद गए, जबकि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन ये विरोध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा जब लोगों को लगेगा कि हमारे हक हकूक़ सुरक्षित हैं जी, तो ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ये देवस्थानम का एक्ट आने के बाद जो अब अगले महीने से चारधाम की यात्रा होगी, ये पहली यात्रा होगी जो एक्ट के तहत होगी। क्या चेंज पिलग्रिम्स या जो श्रद्धालुओं देख सकते हैं? ये देखिए, हमने जो श्रद्धालुओं के लिए जो यूटिलिटी चाहिए, जो तमाम उनको रास्ते में आते जाते समय तमाम तरह की जो सुविधाएं चाहिए, वो हम उनको सुविधाएं उनको देने वाले हैं। और जो बोर्ड बना है, और उस बोर्ड की देखरेख में मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी यात्रा होगी। जो यात्री देश विदेश से यहाँ पर आते हैं, तो उनकी भी ठीक से चिंता होगी, और वहाँ की प्लानिंग भविष्य की दृष्टि से वो और व्यवस्थित होगी। जी मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में जो पढ़ने लिखने का रेट है, लिटरेसी का रेट है, बहुत हाई है, और हायर एजुकेशन में अच्छे खासे बच्चे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो उसका एक साइड इफेक्ट ये आ रहा है कि बहुत बड़े जो वाइट कॉलर जॉब्स के लिए जो लोग जाते हैं, उनकी फौज खड़ी हो रही है। नेशनल सैंपल सर्वे का एक डेटा है, वो कहता है कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी की दर है वो नेशनल दर से 1.5 गुना ज़्यादा है। कितने चिंता का विषय आप मानते हैं इसको? नहीं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जॉब क्रिएशन में उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, ये भी एक पक्ष है। मैं इस मामले में कहना चाहूँगा, देखिए, सरकारी जॉब, हमारे लगभग 130 करोड़ की आबादी है और 2.5 करोड़ के करीब हमारे एम्प्लॉय हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब्स, ये उसकी एक लिमिट है, एक सीमा है उसकी। और इसलिए हमने कहा कि हमें स्वरोजगार की ओर जाना चाहिए, रोजगार की ओर जाना चाहिए। रोजगार डेवलप करना ये सरकार का काम है, और हमने रोजगार डेवलप करने का काम किया है। इन 3 सालों में लगभग 4.5 लाख लोगों को हमने किसी न किसी तरह से उनको जॉब दिया है। और
एक छोटे राज्य में मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है। और इसलिए हम लोग तमाम तरह की, चाहे हमने पर्यटन स्थल जो हम डेवलप कर रहे हैं, ग्रोथ सेंटर जो हम डेवलप कर रहे हैं, हमारे पास जो पाइन नीडल पर जो आधारित, जो हम लोग चीड़ की पत्तियों पर आधारित जो उद्योग हम लोग स्थापित कर रहे हैं, सोलर जो हमने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सोलर पावर प्रोजेक्ट्स की हमने नीति बनाई है, सोलर पॉलिसी बनाई है, उसके कारण आज हमारे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं और जो हमारी परिकल्पना है कि डेवलपमेंट हम तब संतुलित मानेंगे जब जो हमारे जो पर्वतीय जिले हैं उनकी भी पर कैपिटा इनकम बढ़े। और उसके लिए हम प्रयासरत हैं। और उसका परिणाम ये है कि जब हमने 3 साल पहले सरकार बनाई थी, सरकार संभाली थी उत्तराखंड की, हमारी पर कैपिटा इनकम 1,61,000 थी और आज हमारी 1,98,000 से भी अधिक है। लेकिन उसमें तो बहुत बड़ा रोल आपके प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स का मानते हैं ना। ठीक है, लेकिन हमारे जो हिली डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर हम नेशनल एवरेज के हिसाब से देखें तो वो लगभग बराबर है। अगर मैं बागेश्वर या चमोली की बात करूं या रुद्रप्रयाग की बात करूं, नेशनल एवरेज की बात करूं तो लगभग वो बराबर है। तो इसका मतलब हमारे जो परिकल्पना है और जो इन्वेस्टमेंट हमने कोशिश की कि पहाड़ों में जाए, उसका असर आ रहा है। और ये असर सने सने आएगा, धीरे धीरे आएगा, क्रमशः आएगा। अच्छा मुख्यमंत्री जी, आज हम बैठे हैं, मार्च 2020 चल रहा है, मार्च 2022 में एक नई सरकार आएगी, उस सरकार के मुखिया आप होंगे। देखिए, राजनीति में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 2022 की जो सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। 2017 की जो सरकार थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो चल रही है, और 2022 में जो सरकार बनेगी वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, कांग्रेस को कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं उत्तराखंड में? मेन अपोजिशन पार्टी तो वही है यहाँ। देखिए, कांग्रेस की जो हालात हो गई हैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, अगर हम राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी देखें, तो जो देश में जो हालत कांग्रेस की वही राज्य में हालत है। आज वहाँ लीडरशिप का घोर अभाव है, जो है तो आपस में काफ़ी उनकी कंट्रोवर्सी है। तो कांग्रेस की हालत से आज जग जाहिर है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी, चाहे उनका संगठनात्मक ढांचा हो, एक बहुत मजबूत है। समय पर संगठन चुनाव होते हैं, संगठन का गठन होता है, मेंबरशिप होती है, और इसलिए एक बीजेपी का एक अनुशासित हमारा संगठन है। और ये अनुशासित संगठन किसी भी राजनीतिक दल को ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास उपलब्ध है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि अगले 2 साल बड़े क्रूशियल हैं, क्योंकि अब चुनाव में भी जाएगी पार्टी। आप अपना रोल किस तरीके से देखते हैं पूरी प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में जो चुनाव होंगे? देखिए, जब सरकार होती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमुख होता है, संगठन की बैक होती है, सरकार के कार्यों की बैक होती है। सरकार के जो काम है वो गड्ढों को भरते हैं, और उन गड्ढों को भरने का काम इन 3 सालों में हमने किया है। मैं कह सकता हूं कि पहला जो वर्ष था वो तो विशुद्ध रूप से पिछले गड्ढे भरने का काम था। जो सरकारों को लेकर जो आशंका रहती थी कि राजनीति में भ्रष्टाचार, ये सब जैसे अंग हो गए थे, उन अंगों को काट कर फेंकने का काम हमने किया। आज तमाम जो भ्रष्टाचार फैलाते थे, चाहे वन माफिया हों, खनन माफिया हों, शराब माफिया हों, या जो इस राज्य में ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी एक उद्योग बन गया था, एक उद्योग का दर्जा अप्रत्यक्ष रूप से उसने ले लिया था, हमने इन चीज़ों को समाप्त किया है। ट्रांसफ़र एक्ट हम लाए, अधिकारियों की नियुक्ति होती है, उनको पोस्टिंग दी जाती है, वो अखबार में पढ़ते हैं कि मेरे को ये जिम्मेदारी मिल गई है। आज जहाँ पर आवश्यक गोपनीयता है उसको बढ़ता जाता है, ताकि कोई दुरुपयोग न कर सके, कोई दुरुपयोग न कर सके सत्ता का या सत्ता के नज़दीकी होने का। उस काम को हमने किया है। जो ब्लैक मेलर्स थे उनको भी हमने बाहर किया है, जिन्होंने इस राज्य में एक बड़ा धंधा, इस राज्य में एक ब्लैकमेलिंग भी एक धंधा बन गया था, उसको भी हमने आज समाप्त करने का प्रयास किया। और मैं कह सकता हूं कि हम काफ़ी हद तक उसको सफल हम उस काम में हो पाए हैं। तमाम ऐसे लोग, कोई छोटे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, हमने किसी को बख्शा नहीं है। अगर किसी ने गड़बड़ की तो हमने उसकी गड़बड़ की उसको सजा देने का काम किया है। जी मुख्यमंत्री जी, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और बहुत शुभकामनाएं। आपकी सरकार के 3 साल बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यकाल पूरे होंगे। थैंक यू।